हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट जो पर्सन होता है हमारा इंडिविजुअल, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड रूल डिस्कस करे थे। जिनने भी कवर नहीं किया है उसको पुराने वाले लेक्चर वीडियो से कवर कर सकते हैं। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए दो बेसिक कंडीशन, दो एडिशनल कंडीशन आपको बताई गई थी, राइट। पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अंडर सेक्शन 6 कवर हुआ है। आज हम रेजिडेंशियल स्टेटस सीखेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी और एवरी अदर पर्सन का। ठीक है, चलिए हेडिंग दे दीजिए, रेजिडेंस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। रेजिडेंस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार बोलते हैं इसको। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं HUF। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए जो बेसिक कंडीशन आपने सीख रखी हैं इंडिविजुअल के टाइम पर सेम रहेंगी, राइट। उसमें कोई अंतर नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस HUF का सीखने के लिए आपका सबसे पहली जो बेसिक कंडीशन है वो आपकी जो है कर्ता से रिलेटेड है। जो हमारा कर्ता है, राइट, उसके उस पर डिपेंड करता है वो अगर एडिशनल कंडीशन फुलफिलमेंट करता है या नहीं करता है। इसको दबा दो। आज के लेक्चर में हम रेजिडेंस ऑफ इंडिविजुअल के आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे, रेजिडेंस ऑफ HUF, अदर पर्सन और कंपनी। तो इसमें आपका जो है रेजिडेंस ऑफ HUF के लिए क्या कंडीशन है, सारा का सारा रेजिडेंशियल स्टेटस एक बात समझ लीजिए, सेक्शन 6 में हमें समझाया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, अंडर सेक्शन 6। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर देखनी है वो देखनी है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो भी हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, राइट। कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस दो तरीके से रहता है, या तो वो पूरा का पूरा इंडिया में है, या फिर पार्टली इंडिया में है, या फिर वो पूरा का पूरा इंडिया से बाहर है। ठीक, जो भी कंट्रोल मैनेजमेंट है जॉइंट हिंदू हिंदू फैमिली बिजनेस का, वो अगर पूरा का पूरा या पार्टली इंडिया में है तो जो HUF है वो आपकी या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकती है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकती है। क्लियर। ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो कब होगी, जब इस वाली एक चीज के साथ एक काम और हो कि एडिशनल कंडीशन फर्स्ट और सेकंड बोथ फुलफिल्ड बाय कर्ता। दोबारा सुन लीजिए, कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा इंडिया में है, सारे मामले बिजनेस के इंडिया से देखे जाते हैं, या तो 100% या पार्टली। 100% से कम पार्ट में आएगा मैनेजमेंट। इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई भी हिंदू फैमिली का बिजनेस है, इंडिया में है, और हमारा जो करता है वो सारा उसका कंट्रोल मैनेजमेंट यहीं से देखता रहता है। अब वो कंट्रोल मैनेजमेंट से मतलब ये नहीं है कि सारा बिजनेस केवल इंडिया में ही हो सकता है, वो विदेशों में भी हो सकता है। विदेशों में भी बिजनेस है तब भी, लेकिन हमारा जो करता है यहीं से रेगुलेट कर रहा है सारे बिजनेस को, तो हम उसको मानेंगे कि कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा या आंशिक रूप से इंडिया में है। ठीक है, इसके साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा कि दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी जो इंडिविजुअल के केस में हमने सीखी थी।
इंडिविजुअल के केस में दो एडिशनल कंडीशन हमारी ये थी कि साहब प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में उसको 730 दिन से ज़्यादा रहना जरूरी है, ये प्रीसीडिंग लेक्चर में कवर्ड है, ठीक है। और एडिशनल कंडीशन सेकंड क्या थी, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल में से किन्हीं 2 साल या उससे ज़्यादा वो रेजिडेंट रहा हो, राइट। अब आगे देखिए इसमें एनओआर वो कब होगा, एनओआर वो कब होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर ये वाली बात तो ठीक है कि हाँ उसका कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा या पार्टली, होली या पार्टली इंडिया में, लेकिन जो एडिशनल कंडीशन है वो दोनों पूरी नहीं कर रहा, फर्स्ट वाली पूरी कर रहा है या फिर सेकंड वाली पूरी कर रहा है या फिर एक भी एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, एनी वन और नन। कंट्रोल मैनेजमेंट तो पूरा इंडिया में या पार्टली इंडिया में, लेकिन इसके साथ जो वो कंडीशन पूरी कर रहा है फर्स्ट या सेकंड या एक भी नहीं एडिशनल, राइट। अब आगे देखिए, अगर पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर होगा तो फिर एडिशनल कंडीशन हमें देखनी नहीं है, वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब आगे मुझे समझाना है आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस समझने के लिए आपको क्या समझना जरूरी है, उसमें भी एक बात कॉमन आएगी कि साहब कंट्रोल मैनेजमेंट से रिलेटेड बात आएगी, उसी के बेसिस पे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस या फिर अफेयर्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अफेयर्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, या तो नंबर 1 पूरा का पूरा इंडिया में है या फिर पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया है या फिर पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया। अब रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का डिसाइड करने के लिए दो सिचुएशन में हम डिसाइड करते हैं, पहली या तो वो आपकी जो है इंडियन कंपनी है, इंडियन ओरिजिन की है, या फिर वो विदेशी कंपनी है, फॉरेन नेशनल है। तो अगर इंडियन कंपनी है और कंट्रोल मैनेजमेंट बिजनेस का पूरा इंडिया में है तो वो इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी, क्लियर। और अगर वो इंडियन कंपनी है पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया भी है तब भी रेजिडेंट मानी जाएगी, और तीसरी कंडीशन में भी वो रेजिडेंट ही मानी जाएगी साहब, क्लियर। लेकिन अगर वो फॉरेन कंपनी है, अगर वो विदेशी कंपनी है तो फिर वो आपकी जो है रेजिडेंट केवल तब मानी जाएगी जब कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा का पूरा उसका इंडिया में हो, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। कंपनी रेजिडेंट केवल कब मानी जाएगी, जब पूरा का पूरा उसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में हो, फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट हम तब मानेंगे। इज दैट ओके। अब देखिए इसके बाद रेजिडेंस रेजिडेंस ऑफ एवरी अदर पर्सन, अदर पर्सन में कौन कौन आ गए, फर्म आ गई,
एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ गया, और या फिर कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, इसको डिसाइड करने के लिए भी हमारा जो बेसिक पैरामीटर है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जो भी ये काम करते हैं, कुछ भी, वट एवर दे डील इन, जो भी इनका काम है उससे रिलेटेड बात होगी। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस होली और पार्टली इन इंडिया है, या फिर दूसरी बात, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, इन दो सिचुएशन में ही डिसाइड करते हैं। और इनका रेजिडेंशियल स्टेटस या तो ये रेजिडेंट कहलाते हैं या फिर ये नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का फीचर इनके लिए नहीं है। इंडिविजुअल के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों हैं, तीनों हैं। एचयूएफ के लिए भी है, लेकिन इसके अलावा चाहे कंपनी हो चाहे एवरी अदर पर्सन, इनके लिए केवल रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। अभी हम कंपनी का एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक सवाल है लोटस लिमिटेड से रिलेटेड। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, एग्जाम्पल 7 है आपकी बुक में, देख लीजिए सवाल में क्या लिखा हुआ है। लोटस लिमिटेड एक कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन मुंबई में है। एग्जाम्पल नंबर 7, लोटस लिमिटेड एक कंपनी है, इसका इनकॉर्पोरेशन मुंबई में है। लो बेटा ये वाला दे दो, ये पकड़ा दो, ये मुझे दे दो। देखिए इन दिस, इसमें लिखा हुआ है लोटस लिमिटेड एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट कहाँ पे हुई, मुंबई में। सवाल में लिखा है लोटस लिमिटेड एक कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे हुआ, मुंबई में। ये बिजनेस करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और द प्लेस ऑफ इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन स्विट्जरलैंड। राइट, इसका मैनेजमेंट कहाँ से है, स्विट्जरलैंड से है। एंड इट्स डायरेक्टर्स आर लिविंग देयर, वहीं इसके डायरेक्टर रह रहे हैं। एंड आर डायरेक्टिंग एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम देयर। जो सारा का सारा कंट्रोल मैनेजमेंट बिजनेस का है वो वहीं से देख रहे हैं डायरेक्टर। वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी लिव्स इन इंडिया, कंपनी का एक डायरेक्टर इंडिया में रहता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड विद द कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसका कोई मतलब कंपनी के मैनेजमेंट से नहीं है। कहने का मतलब कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा का पूरा कहाँ हो गया, आउटसाइड इंडिया। इंडिया में कोई भी इसका कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं है। क्लियर, चलिए एक बात तो तय हो गई कि हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ पे है, आउटसाइड इंडिया। अब देखना ये है कि लोटस लिमिटेड इंडियन कंपनी है या फिर वो फॉरेन कंपनी है। तो जैसी पहली लाइन आप पढ़ रहे थे, लोटस लिमिटेड एक कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन मुंबई में हुआ, तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ तो वो आपकी इंडियन कंपनी कहलाएगी। क्लियर, तो देखिए पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया, और लोटस कंपनी है इंडियन कंपनी, तो कहलाएगी रेजिडेंट। क्लियर, ये आपका तरीका है इस तरीके के सवाल को
शॉर्ट आउट करने का, समझने का। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सवाल देख देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरी कर रही है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इंडिया में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपना एक बिजनेस कर रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंडिया में, इंग्लैंड में, सिंगापुर में, श्रीलंका में। फैमिली का जो सेटअप है, फैमिली का जो सेटअप है वो मैनेजमेंट ऑफिस इसका इन्हीं कंट्रीज में है, और सारा काम वहां पर कौन करते हैं? एफिशिएंट मैनेजर्स करते हैं। करता जो मेन पर्सन है कंपनी का वो इंडिया में रहता है, और यहीं से सारे जो भी उसके बिजनेस है बाहर के उन सारे ऑफिसेस को कंट्रोल कर लेता है। तो करता इंडिया में रह के बिजनेस कंट्रोल कर रहा है ना, तो कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ से हुआ? इंडिया से हो गया। कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ से हुआ? इंडिया से हो गया। वो यहाँ से डायरेक्शन देता है और कंट्रोल कर लेता है। जो मैनेजर हैं उनके ऑफिस कहाँ है? बाहर है। वो हालांकि कॉम्पिटेंट हैं, अगर करता चाहे तो उनसे काम करवा सकता है, सारे डिसीजन लेने के लिए उनके ऊपर छोड़ सकता है कि साहब आप अपने अपने कंट्री को संभालो, वहाँ से रिलेटेड डिसीजन आप ले लेना। लेकिन लेकिन वो सारे डिसीजन अगर कोई भी लेते हैं तो कर्ता से पूछे बगैर नहीं लेते हैं। कहने का मतलब जो कंट्रोल मैनेजमेंट है वो आउटसाइड इंडिया नहीं हुआ, कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ पे हुआ? इन इंडिया हुआ, विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कर्ता हुआ। इज दैट ओके? कर्ता की मर्जी से हुआ। तो मतलब पूरा का जो कंट्रोल मैनेजमेंट है वो कहाँ से है? इंडिया से है। मैंने HUF में आपको बेसिक फीचर क्या बताया था कि कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में हो या तो पूरा या पार्टली, एक तो ये बात, तो वो रेजिडेंट होगा, या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। वो कैसे होगा? अब कर्ता कहाँ पे रहता है? इंडिया में रहता है। कर्ता तो इंडिया में ही रहता है ना, तो इंडिया में रहता है तो दोनों एडिशनल कंडीशन वो पूरी कर रहा होगा। प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल वो पूरा का पूरा इंडिया में रहा है, तो प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में 730 दिन से ज़्यादा वो इंडिया में रहा है। और दूसरी एडिशनल कंडीशन भी पूरी करेगा वो, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल में से 2 साल वो इंडिया में ही रहा है, तो दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करेगा वो। ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर यहाँ पर वो आपका जो है कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में नहीं होता, बिल्कुल पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होता, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। एडिशनल कंडीशन पूरी करता या नहीं करता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट ओके? तो थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा हम सीखेंगे दैट शैल बी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन। करंट असेसमेंट ईयर के लिए हमारा जो टोटल टैक्सेबल इनकम है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी जो मेन टॉपिक है इसका, चैप्टर का नाम है रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी। रेजिडेंस हम सीख चुके, टैक्स लाइबिलिटी हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।